Good morning to all of you. Today we are going to discuss another very important issue, very important question that is known as the Bajar system of Alauddin Khilji. As you know that Alauddin Khilji was a very famous emperor of Middle India. Especially he was related to Khilji dynasty who ruled from 1290 to 1316 AD. So Alauddin Khilji, the emperor of Khilji dynasty, ruled from 1290 to 1316 AD. He is known as, firstly, he is known as Ali Gursasp. It was his real name. He is also known as सिकंदर सानी और सेकंड सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय भी कहते हैं, सिकंदर द्वितीय भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर द्वितीय और सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। इसामी जो महत्वपूर्ण हिस्टोरियन हैं जिन्होंने फुतूह सलातिन लिखा है, इसामी ने इसे भाग्यवादी कहा है, जबकि इब्न बतूता जिन्होंने जो अफ्रीका के थे, मोरक्को के थे स्पेशली, और उन्होंने एक रेहला नामक किताब लिखी है, तो उसने महान शासकों, महान सम्राटों में से एक माना है। तो महान सम्राटों में से एक या महान शासकों में से एक माना है इब्न बतूता ने, वो रोट रेहला। इसी तरह अमीर खुसरो जो महत्वपूर्ण दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी के, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को युग का विजेता, जनता का चरवाहा, सदैव खलीफा कहा है। अमीर खुसरो ने इसे युग का विजेता, जनता का चरवाहा, सदैव खलीफा आदि उपाधियों से संबोधित किया है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, उसकी आर्थिक नीतियों के कारण लेनपूल ने अलाउद्दीन खिलजी को राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। लेनपूल ने इसे आर्थिक राजनीतिज्ञ कहा है। आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मुख्यतः बाजार व्यवस्था पे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, वह एक तरफ एक बड़े साम्राज्य का निर्माण था और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था न केवल समकालीन समय में बल्कि भारतीय इतिहास में बहुत कम ही समय में देखने को मिलती है, और यह व्यवस्था न केवल भारतीयों को बल्कि विश्वव्यापी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और विश्व के अनेक इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया है, चाहे के एस लाल जी हों, चाहे आपके के ए निज़ामी हों, चाहे आपके मोरलैंड हों, सतीश चंद्रा हो, आदि आधुनिक इतिहासकारों को भी इस पद्धति ने काफ़ी प्रभावित किया है। ठीक है, अगर हम बाजार व्यवस्था के संदर्भ को देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था की जब शुरुआत किया, ठीक है, इस बाजार व्यवस्था के संदर्भ में हमारे पास कहाँ से सोर्स मिलते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का जो सबसे प्रमुख सोर्स है, याद देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे ऑथेंटिक और सबसे विस्तृत जो सूचना है वो बर्नी के ग्रंथ में मिलती है। बर्नी का ग्रंथ है आपके तारीख ए फिरोज शाही, इसमें मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बर्नी का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ मिलती है, तारीख फिरोज शाही में, बर्नी के। दूसरा, बर्नी के एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो राज शासन पे लिखा गया है, जिसे कहते हैं फतवा-ए जहांदारी। इसमें भी इसके बारे में महत्वपूर्ण हमको सूचना मिलती है, तो फतवा जहांदारी भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त
अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह, तो अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी बाजार व्यवस्था की। फरिश्ता के तारीख फरिश्ता, फरिश्ता के तारीख फरिश्ता और इसामी के फुतूह सलातीन। तो आपका फरिश्ता का हो गया आपका तारीख फरिश्ता और इसामी का आपका है फुतूह सलातीन। सलातीन ये महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही साथ शेख हमीदुद्दीन ने का एक बड़ा फेमस ग्रंथ है जिसे कहते हैं खैरुल मजलिस। खैरुल मजलिस में, खैरुल मजलिस, इसमें जो आपके शेख नासिरुद्दीन महमूद हैं उनके वार्तालाप का संग्रह मिलता है इसमें। खैरुल मजलिस में शेख नासिरुद्दीन महमूद का वार्तालाप का संग्रह मिलता है और उसमें हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और अगला है इब्न बतूता की रिहला। ठीक, ये सब जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिससे हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और आधुनिक इतिहासकारों ने जिस पे इस विधा पे जो महत्वपूर्ण काम किए हैं उनमें खिलजियों के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं के.एस. लाल, जिन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ खिलजीज, खिलजी वंश का इतिहास। इसके बाद महत्वपूर्ण हैं आपके मोरलैंड, महत्वपूर्ण इतिहासकार और अर्थशास्त्री। इसके बाद हैं आपके के.ए. निज़ामी, के.ए. निज़ामी आज जो हैं ये महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने इस विधा पे महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला देखते हैं। अब तो सोर्स की बात हुई, अब देखते हैं अगर हम इस बाजार व्यवस्था के उद्देश्यों की चर्चा करें तो अगर बाजार व्यवस्था के उद्देश्य की चर्चा करें तो उद्देश्य के संदर्भ में यद्यपि विद्वानों में बड़ा मतभिन्नता मिलती है। हाँ, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हार्मनी नहीं मिलती है उनको आइडियोलॉजिकल लेवल पे। और तो हम देखते हैं कि कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इसका मुख्य जो मतलब एम था, उद्देश्य, डेस्टिनेशन था, वह था राजकोष को भरना, आर्थिक संपदा को प्राप्त करना। जैसा कि बर्नी खुद कहता है, बर्नी कहता है कि बाजार व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो था वह राजकोष की वृद्धि करना था। तो सेना और राजकोष की वृद्धि करना बर्नी इसको हाईलाइट करता है। और वहीं अमीर खुसरो की अगर बात करें तो अमीर खुसरो कहता है कि इस बाजार व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था वह आम जनता, वह मूल उद्देश्य जो था वह आम जनता या मतलब कह सकते हैं कि जन कल्याण की भावना था। तो आम जनता जो था आप कैसे कहते हैं, हमा खल्क, क्या कहते हैं, आम जनता को कहते हैं हमा, ऐसी बात बोलते हैं आपका आम जनता को हमा खल्क, हमा खल्क। तो मतलब कहता है कि आम जनता को, जनसाधारण को लाभ देना और जनसाधारण को के हित का साधना करना, जनसाधारण की कल्याण करना इसमें नियोजित था। अच्छा, यही बात जो आपके खैरुल मजलिस है जो शेख हमीदुद्दीन ने लिखा है, जिसमें आपको आपके शेख नासिरुद्दीन महमूद के वार्तालाप का संग्रह मिलता है, इसमें भी हमको यही प्राप्त होता है कि बाजार व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था वह अमीर खुसरो की तरह जन कल्याण की भावना था। लेकिन बर्नी जो है वह ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। ज़्यादातर इतिहास का, चाहे के.एस. लाल हो, चाहे इरफान हबीब हो, चाहे मोरलैंड हो, चाहे आपके निज़ामी हो, इन लोगों ने भी बर्नी की बात को ज़्यादा सही माना है। और इन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य जो रहा होगा निश्चित तौर से राजकोष की वृद्धि, आर्थिक या प्रशासनिक, आर्थिक व प्रशासनिक हो सकता है। तो मतलब है कि इसके बाजार व्यवस्था का वास्तव में जो उद्देश्य था वह आर्थिक, प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्य से प्रभावित था। तो इसको हम कह सकते हैं बाजार व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आर्थिक, प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह व्यवस्था शुरू किया गया था, जिसमें राजकोष की वृद्धि भी शामिल था। तो इसमें आर्थिक में आपके राजकोष की वृद्धि भी था और प्रशासनिक व्यवस्था की सुदृढ़ता, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी
वे भी इसके जो उद्देश्य थे वे सब इसमें अंतर्निहित हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक उद्देश्य की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा और देखते हैं, ये जो बाजार व्यवस्था था इसमें इसकी पद्धति किस सिस्टम पे चला था, इस सिस्टम के बारे में फतवा जहादारी में बर्नी कहता है कि शासक को चाहिए कि सिंहासन के समक्ष स्वयं समस्त वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करे, और आगे कहता है कि बर आवर्द कि बर आवर्द अथवा कहता है निर्ख ए बरवार्ड अथवा निर्ख ए बरवार्ड इसका मतलब होता है उत्पादन लागत सिद्धांत। इसका मतलब होता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं? उत्पादन लागत सिद्धांत, जिसे आप कहते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहता है के आधार पर निश्चित करना चाहिए। एक निजामी ने कहते हैं कि बर्नी की जो ये पद्धति थी यह कार्ल मार्क्स के उत्पादन पद्धति से मिलती जुलती है। तो इसका मतलब है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी को देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी अगर उत्पादन लागत पर आधारित थी तो यह मार्क्स के उत्पादन पद्धति, जिसे मार्क्स ने अपने एडिशनल वैल्यू थ्योरी, इसे आप कहते हैं थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू या थियरी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, जो उन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन का सिद्धांत दिया और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। खासकर जो थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू दिया है उसमें मार्क्स ने कहा है कि किसी वस्तु में 3 चीजें समाहित होती हैं। पहला होता है आपका श्रम, दूसरा होता है कीमत, तीसरा होता है लाभ। कहते हैं कि श्रम का जो सृष्टा होता है, श्रम करता कौन है? मजदूर या श्रमिक। ठीक है, जबकि कीमत का निर्धारण राज्य करता है। ठीक है, यहीं से दोनों में विभेद होता है। और लाभ क्या होता है? कहता है कि श्रमिकों के श्रम में से चोरी करके कमाया गया धन ही पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ होता है। तो आगे कहता है इसीलिए श्रम का वास्तविक सृष्टा जो होता है वह कौन होता है? श्रमिक होता है। किसी भी वस्तु की कीमत उस वस्तु पे लगाए गए श्रम के आधार पर होना चाहिए। यही आपकी जब इसे कहते हैं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। मतलब कोई वस्तु कितना कीमती है, कितना सस्ता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वस्तु पे कितना संसाधन खर्च हुआ है और कितना श्रमिक ने श्रम लगाया है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो कीमत का निर्धारण होता है वो उपभोक्ता स्तर पे होता है। हम यह देखते हैं कि किसी वस्तु का मार्केटिंग क्या है, मार्केट में उसकी डिमांड कितना है, मार्केट में खपत कितनी है। मार्केट में जितनी खपत जिस वस्तु की ज़्यादा होगी उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है। जबकि मार्क्स कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु पे श्रमिक ज़्यादा श्रम लगाए उस वस्तु की कीमत का निर्धारण ज़्यादा होना चाहिए। और कीमत के निर्धारण का कहता है कि जो अधिकार होना चाहिए वो श्रमिकों को होना चाहिए, राज्य को नहीं। तो यहाँ पे हमको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में जो श्रम की कीमत का निर्धारण का तरीका लग रहा है वो हमको प्रगतिशील उत्पादन लागत पद्धति पे आधारित दिखता है, लागत आधारित है। जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है या इसी पद्धति पे आधारित था। तो इसी के आधार पे इसने वस्तुओं के कीमत का निर्धारण किया। जहां तक इस बाजार व्यवस्था, क्या रखिएगा, बाजार व्यवस्था के क्षेत्र की बात है कि यह बाजार व्यवस्था कहाँ तक लागू था। क्या यह बाजार व्यवस्था पूरे दिल्ली में लागू था या पूरे सल्तनत में लागू था, पूरे साम्राज्य में था या बाहर था। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो फरिश्ता कहता है, तारीख के फरिश्ता में कहता है कि जो बाजार व्यवस्था था यह संपूर्ण राज्य में लागू था। संपूर्ण राज्य का मतलब है सल्तनत में, पूरे सल्तनत में लागू था। जबकि बर्नी कहता है कि बाजार व्यवस्था जो मूल्य जो कीमत निर्धारण हुआ था यह केवल दिल्ली तक सीमित था।
दिल्ली तक सीमित था। और वर्तमान इतिहासकार भी यही मानते हैं, ज़्यादातर यही अप्रोप्रिएट भी लगता है कि इतना पूरे साम्राज्य में मूल्य निर्धारित करना थोड़ा संभव नहीं दिखाई देता है और थोड़ा अप्रोप्रिएट कम लगता है, लेकिन ये लगता है कि दिल्ली तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग बर्नी के मत से सहमत हैं कि बाजार व्यवस्था का जो क्षेत्र था वह दिल्ली तक ही सीमित था। आते हैं अगला, बाजार व्यवस्था को बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसके बारे में कहता है कि गल्ला मंडी के मूल्य को निर्धारित करना और उसको स्थिरता प्रदान करना उस युग की आश्चर्यजनक घटना थी, बर्नी का कथन है। और जबकि आपका के निज़ामी कहते हैं, कि अलाउद्दीन के निज़ामी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कि जो आर्थिक अधिनियम हैं वे सल्तनत युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हैं। तो उन्हें सल्तनत युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है, अब आगे आते हैं, फिर देखते हैं। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का संगठन क्या था। अब अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी इसका ढांचा क्या था, इसका ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी कैसी थी, इसकी देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार बनाया, उस बाजार को संगठित किया और उस बाजार व्यवस्था को संगठन के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, एक विभाग बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के एक आर्थिक विभाग थी, उसी आर्थिक विभाग के अंतर्गत बाजार व्यवस्था का नियोजन किया गया था। जो आर्थिक विभाग था वह संपूर्ण राज्य को देखता था, उसका नाम था आपका दीवाने रियासत एक आर्थिक विभाग था। इसका हेड था सद्र रियासत इसका आपका हेड था, और जिस पे नियुक्ति हुई थी मलिक याकूत की। और किसकी नियुक्ति हुई थी, इस पे हुआ था मलिक याकूत। ठीक, तो ये था पूरे आर्थिक व्यवस्था को देखता था। इस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत था आपका बाजार व्यवस्था। इस बाजार व्यवस्था का हेड कौन था, बाजार व्यवस्था का हेड था आपका सहनाय मंडी। पूरा मंडी जो बनाई गई थी सहनाय मंडी, इसका हेड था, वही देखता था। और सहनाय मंडी के साथ जो थे अन्य बहुत सारे लोग लगे हुए थे, जिसमें कौन कौन आते हैं, सहनाय मंडी के अंतर्गत बाजार व्यवस्था से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, एक है बरीद का मतलब होता है गुप्तचर अधिकारी। क्या देखिएगा, बरीद का मतलब होता है गुप्तचर अधिकारी। और बरीद ए मुमालिक का मतलब होता है कि गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। और जबकि बरीद ए मंडी जो होता है वह मंडी में गुप्तचरों का हेड होता है। बरीद ए मंडी जो होता है यह मंडी में गुप्तचरों का हेड होता है। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद ये तो अधिक गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहते हैं, लेकिन साधारण जो सामान्य गुप्तचर होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मुनहिस। मुनहिस मतलब होता है सामान्य गुप्तचर। ये सामान्य गुप्तचर होते थे। इसके अलावा कौन होता था, इसके अलावा होते थे आपके मुहतसिब जो होते थे वे स्पेशली तो जनता या प्रजा के बीच के आचार व्यवहार को देखते थे। तो ये आचार व्यवहार को देखते थे। बाजार व्यवस्था में ये माप तौल आदि को देखते थे, माप तौल के अधिकारी थे। ठीक है, तो मुहतसिब तो ये जो थे ये प्रमुख अधिकारी थे जो जिन पे बाजार व्यवस्था के संगठन का पूरा दारोमदार होता था, और इन्हीं के आधार पे बाजार व्यवस्था आपका चलता था। अगला आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जितने बाजार थे उनकी चर्चा करते हैं। बाजार के कुल मिला के 4 प्रकार थे। बाजार के कुल मिला के आपके 4 प्रकार थे। जिसमें पहला था आपका गल्ला मंडी। अब आते हैं बाजार के प्रकार पे।
एक था गल्ला मंडी, एक था आपका सनाए अदल, न्याय का बाजार, न्याय का स्थान, तीसरा आपका था घोड़े दासों मवेशियों का बाजार, इसके बाद था आपका एक सामान्य बाजार। ठीक, तो आप लोग आते हैं बाजार के प्रकार। पहला डायरेक्ट देखते, पहला गल्ला मंडी, पहली बाजार थी गल्ला मंडी। गल्ला मंडी जो बाजार है यह, इसके लिए बनी ने कहा कि गल्ला मंडी में कीमतों का निर्धारण अलाउद्दीन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसको बनी ने कहा है। गल्ला मंडी से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ 7 अधिनियम जारी किए। यही क्वेश्चन पूछेगा, गल्ला मंडी क्या है, जिसके में बहुत तरह तरह के गल्ला आपके आदि का वितरण होता था, आदि का विनिमय होता था, उसको बेचा जाता था। तो इस बाजार के से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने 7 अधिनियम जारी किए हैं। 7 अधिनियम जारी किए। एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें कौन अधिनियम नहीं है। 7 अधिनियम इससे संबंधित उन्होंने जारी किया है। पहला कौन सा है? पहला है, पहले के द्वारा उन्होंने मूल्य नियंत्रण किया है। ठीक है, पहले के द्वारा क्या किया है? पहले अधिनियम में मूल्य नियंत्रण किया गया है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य नियंत्रण है। दूसरे के द्वारा उसने मलिक कबूल को सहनाए मंडी नियुक्त किया है। दूसरे के द्वारा क्या किया है? मलिक कबूल को सहनाए मंडी मतलब बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। सहनाए मंडी नियुक्त किया है, मंडी का सर्वोच्च अधिकारी। तीसरे के माध्यम से उन्होंने दोआब के जो गंगा यमुना का क्षेत्र है वहां पे 50% कर निर्धारित किया है, जिसे आप कह सकते हैं कि 1/2 कर निर्धारित किया है। तो इसी के माध्यम से दोआब क्षेत्र में 1/2 अनाज रूप में, क्या देखिएगा, दोआब में 1/2 अनाज रूप में वसूलना, क्योंकि दोआब में उत्पादन ज्यादा होता है तो आधा अनाज लेना है, नगद ही पूरा नहीं लेना है। ठीक, प्लस राजस्थान के झायन में 50% नगद प्लस 50% उपज लेना है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। चौथे में क्या किया गया? चौथा में गल्ला परिवहन करने वाले अधिकारियों से संबंधित है। तो गल्ला परिवहन करने वाले से संबंधित चौथा अधिनियम है। और 5वां है मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध। मुनाफाखोरों पर नियंत्रण चौथे का किया गया है। तो मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध या नियंत्रण किया गया है। और छठवां है दोआब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में निश्चित दाम पे अनाज खरीदना। दोआब प्लस दिल्ली के आसपास निश्चित दाम पर अनाज खरीदना। मतलब उसने ये निर्धारित कर दिया कि दोआब जहाँ पे गंगा यमुना का क्षेत्र है, दिल्ली, इन क्षेत्रों में जहाँ पे उत्पादन ज्यादा होता है वहां पे किसान निश्चित दाम पर अनाज जो है वह बेच के जाएंगे। इसीलिए बर्नी कहता है कि किसानों के पास 10 मन भी नहीं बचता था। मतलब उसका कहना है कि शासक जो था वह एक निश्चित दाम पे इनसे पहले ही जबरदस्ती खरीद लेता था। ठीक है, यह ऐसा लगता है कि यह ऐसी व्यवस्था थी जैसे कि लेनिन ने एक युद्ध साम्यवाद का सिद्धांत जिसे कहते हैं वार कम्युनिज्म, जिसमें कहा कि किसानों से एक निश्चित मात्रा में उपज लेके रख लिया जाएगा अनाज, ताकि आपत्ति के समय में काम देगा, जिसे लेनिन ने युद्ध साम्यवाद कहा है। लेनिन ने वार कम्युनिज्म कहा है। ठीक,
आगे देखते हैं। तो आपका ये हो गया। और सातवां जो है यह है प्रशासनिक नियंत्रण और सूचना प्राप्त करने से, कि बाजार व्यवस्था के कंट्रोल के लिए क्या प्रशासनिक नियंत्रण होगा और राजा सुल्तान को कैसे सूचना प्राप्त होने से संबंधित था। इसमें कहा गया सुल्तान को सूचना का कौन कौन स्रोत है? शहनाई मंडी, बरीदे मंडी, ठीक है, बरीदे मंडी, बरीद गुप्तचर अधिकारी, उसके बाद मुनहिस सामान्य गुप्तचर, उसके बाद मुहतसिब, ये लोग जो हैं वे समय समय पे सुल्तान को सूचना देते रहेंगे। ठीक, तो पहला बाजार हो गया आपका गल्ला मंडी। दूसरा बाजार की चर्चा करते हैं। दूसरा बाजार इनका है सराय अदल, जिसे आप कहते हैं न्याय का स्थान। यह बदायूं के कुस्के सब्ज, जिसे कहते हैं हरा महल में के पास जो एक मैदान था, वहां बनाया गया था। तो दूसरा बाजार इनका हो गया, पहला दूसरा, अब दूसरा हो गया सराय ए अदल, इसे कहते हैं न्याय का स्थान। सराय ए अदल। और सराय ए अदल जो है यहाँ से यह बदायूं के कुस्के सब्ज हरा महल के बाउंड्री में बनाया गया था। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ था? बदायूं के हरा महल के प्रांगण में, महल के सामने, जिसे कहते हैं कुस्के सब्ज। ठीक, यहीं पे यह बनाया गया था। यहाँ पे 1 से लेकर 10,000 टंका तक, एक टंका से लेकर 10,000 टंका तक, टंका वहाँ की मुद्रा होती थी, 1 टंका से 10,000 टंका तक मूल्य की वस्तु बिकते थे। के यहाँ पे की वस्तु याद रखिएगा, यहाँ से बिकते थे। और आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, इस बाजार में से संबंधित उसने क्या किया, इस बाजार से संबंधित कुल मिला के 5 अधिनियम जारी किए गए। ये आपको क्वेश्चन आएगा कौन कौन अधिनियम है। तो पहले के द्वारा बाजार का निर्माण किया गया, तो इससे 5 अधिनियम हैं। पहले के द्वारा बाजार का निर्माण किया गया कुस्के सब्ज में। दूसरे के द्वारा क्या किया गया? दूसरे के द्वारा है मूल्य निर्धारण किया गया। दूसरे के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे में मूल्य निर्धारण किया गया वस्तुओं का। तीसरे में क्या किया गया? सी में यहाँ पे किया गया काम कि दीवाने रियासत के यहाँ पंजीकरण कराना है सबको, तो पंजीकरण से संबंधित। तो तीसरा हो जाएगा दीवान ए रियासत के यहाँ पंजीकरण से संबंधित था। और इसके बाद चौथा था मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टंका अग्रिम अनुदान देने की बात की गई थी। मुल्तानी व्यापारियों को, जो मुल्तान से आए थे, मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टंका अग्रिम दिया गया था। अग्रिम क्यों इसलिए दिया गया था कि ताकि वो लोग घोड़े, बैल, पशु आदि सामान, मवेशियां अपने खरीद सके। ये जो बाजार था, ये एक्चुअली क्या था? ये सरकारी सहायता प्राप्त वस्तुओं का बाजार था। ठीक है, सरकारी सहायता प्राप्त वस्तुओं का बाजार था। ठीक है, तो मुल्तानी व्यापारियों को केवल इसमें क्या किया गया था? अग्रिम अनुदान पेशगी, जिसे आप आगे चल के आप देखते होंगे ददनी प्रथा के रूप में देखते होंगे आधुनिक भारत में। और जिससे उस समय मध्यकाल में तकावी ऋण कहते हैं। तकावी मतलब होता है अग्रिम अनुदान। तकावी ऋण बेचारा वो भी दिया था खूब, जब दुआब में कर विधि कर दिया और दुआब में जाके अकाल पड़ गया, तो मोहम्मद तुगलक ने दिया। और वो कहता है कि बनी कि राजकोष से लगभग 3 लाख टंका बांट दिया गया,
लेकिन भगवान ही जानता है कि किसानों को एक को ढेला मिला हो। ठीक, तो कुछ मिला वाला नहीं, मतलब बताया कि सब अधिकारी लूट के तकावी देने के लिए उसने एक घर बना दिया था, एक केंद्र बना दिया जिसे कहते हैं सोनघर। सोनघर केंद्र था एक। ठीक है, तो आपका ये होगा चौथा। और पांचवें संबंधित क्या था? परमिट जारी करने वाला अधिकारी था जिसे कहते हैं परवाना नवीस। पांचवा था परमिट जारी करने वाला परवाना नवीस अधिकारी से संबंधित था। तो ये 5 जो है अधिनियम इससे संबंधित आपको मिलते हैं। ठीक, आगे 2 बाजार हो गया। तीसरा बाजार देखते हैं। तीसरा इसका बाजार है घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार। मतलब घोड़े और दास और मवेशियों पे सब पे एक ही नियम लगेगा। तीसरा बाजार क्या है? जिसपे सब पे एक नियम लगेगा। ठीक है, तो तीसरा बाजार देखते हैं। जो तीसरा बाजार है इससे संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 4 नियम जारी किए। तीसरा जो है इससे संबंधित कुल 4 नियम। पहला बाजार हो गया, दूसरा आपका हो गया सराय ए अदल, तीसरा हो गया घोड़े, दासों व मवेशियों, कैटल्स, मवेशियों का बाजार। इस बाजार से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अधिनियम जारी किए, जिनमें से पहला अधिनियम था कि किस्म के आधार पर कीमत का निर्धारण किया गया। पहला क्या था इसमें? ए था किस्म के आधार पर कीमत निर्धारण। ठीक, इसमें कहा गया कि जो अरबी घोड़े थे वो सबसे महंगे थे और जो भारतीय टट्टू थे, गधे टाइप के, खच्चर टाइप के, उनकी कीमत सबसे कम थी। ठीक, तो किस्म के आधार पे निर्धारण, मतलब ये नहीं कि हर घोड़ा बराबर है। तो अगर मध्य एशिया का घोड़ा है, अरब का घोड़ा तो ज़्यादा महंगा है, भारतीय घोड़े हैं तो सस्ते हैं। अगला देखते हैं। इसमें क्या है? व्यापारियों और पूंजीपतियों का बहिष्कार कर दिया गया। इसमें व्यापारियों प्लस पूंजीपतियों का बहिष्कार किया गया। इनकी प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया ताकि इनका हस्तक्षेप, इनका इंटरफेरेंस न रहे। आगे देखते हैं। अगला रहा आपका दलालों पर कठोर नियंत्रण। तो दलालों पर कठोर नियंत्रण किया गया। दलालों पर कठोर नियंत्रण। और अंतिम है इसका कि सुल्तान द्वारा समय समय पे जांच पड़ताल करना। सुल्तान द्वारा समय समय पर जांच करना। सुल्तान क्या करता था? अपने गुलामों को, अपने गुलाम अधिकारियों को समय समय पे भेजता रहता था और जिसके माध्यम से ये लोग क्या करते थे? लगातार जांच पड़ताल करते रहते थे। यहाँ तक खबर मिलती है कि सुल्तान के भय के कारण, ठीक है, सुल्तान के भय के कारण लोग ज़्यादा, ठीक है, लोग वास्तविक भार से भी अधिक तौल के दे देते थे। इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख आपके करते हैं बर्नी कहता है कि कभी कभी सुल्तान के दबाव के कारण लोग वास्तविक भार से ज़्यादा जो होते थे दे देते थे। ठीक है, चौथा जो बाजार आपका था वह बाजार आपका होता था सामान्य बाजार। इस सामान्य बाजार में रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती थी जो दीवाने रियासत के अधीन था। किसके अधीन था? दीवान ए रियासत के अधीन था। यहाँ पे रोजमर्रा की वस्तुएं बिकती थी, दैनिक वस्तु जैसे रोटी हो गया, सब्जी हो गया, जूता हो गया, चप्पल हो गया आदि। तो रोजमर्रा की वस्तुएं
जूता चप्पल आदि जो है तेल घी जो होगा, ये सब रोजमर्रा की चीजें यहाँ बिकती थी। इसके अलावा एक चीज और शुरू किया उसने, राशनिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 5वां शुरू किया राशनिंग पद्धति, जिसे आप कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो वर्तमान में कंट्रोल्ड शॉप के रूप में जानी जाती है, जिसे कहते हैं कोटा। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या किया गया, यहाँ पे इसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर और आपत्ति के समय में कुछ समस्या होने पर प्रत्येक परिवार को सीमित मात्रा में अनाज आदि वस्तुएं प्रदान किया जाता है, जिसके बारे में जानकारी हमको बरनी आदि से मिलता है कि किस समय किसको कितना क्या दिया जाता था। ठीक है, इसकी जानकारी हमको यहाँ मिलेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, ठीक है, जिसका हमको प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वह हमको मिलता है सोहगौरा अभिलेख में। सोहगौरा लेख जो है यह आपको गोरखपुर से मिला है। यह प्राक अशोककालीन है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है। इसमें हमको अन्नागार का चित्र मिलता है। इससे पता चलता है कि, और साथ ही साथ एक अभिलेख मिला है आपका महास्थान से, बांग्लादेश से, वह भी इसी काल का है, महास्थान लेख। इन सब से भी हमको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही कि आवश्यकता अनुसार राज्य जो था, प्रशासन शासन जो था, वे आम जनता को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे, जो कि आजकल हमारे यहाँ जो आपका एक अनिवार्य खाद्य अधिनियम शुरू हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग इनिशियल आवश्यकता पूरी करने का जिसे प्रयास करते हैं, सरकार कर रही है, उसी पद्धति का हमको प्रारंभिक बीजारोपण इन सब जगहों पे देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी वह अपने दौर की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, अपने दौर की यह नियंत्रित व्यवस्था थी, जैसा व्यवस्था जल्दी हमको देखने को कहीं प्राप्त नहीं होता है। इस बाजार व्यवस्था की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कठोर बाजार व्यवस्था थी, इसके कारण जो था कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता था। पहली बात क्या होता था कि एक तो देखिए इसमें क्या क्या 2-3 सीमाएं हैं। एक तो पहला यह है कि इसका दिल्ली तक सीमित होना, सबसे पहली बात तो है कि यह केवल और केवल दिल्ली तक सीमित था, एक बात। ठीक, दूसरी देखिए व्यवस्था, लाभ की प्रवृत्ति पर नियंत्रण। इसमें क्या किया कि व्यापार वाणिज्य का जो मूल आधार होता है लाभ प्राप्त करना, तो इसमें जो लाभ की प्रवृत्ति थी, जिसके माध्यम से व्यापारिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग व्यापार वाणिज्य की ओर अग्रसर होते हैं, वह प्रवृत्ति खत्म हो गई। लोगों पर इतना ज़्यादा नियंत्रण कर दिया, इतना ज़्यादा कठोरता से नियम कानून प्रतिपादित कर दिए गए कि वे जो धीरे धीरे पलायनवादी होते गए। ठीक है, तो लाभ की प्रवृत्ति पर कठोर नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण, यह एक महत्वपूर्ण समस्या थी। ठीक है, अगला तो लाभ की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। कठोर नियम कानून बहुत ज़्यादा कठोर थे, कठोर नियम का होना ये महत्वपूर्ण समस्या थी। उसके बाद आपका है व्यापारिक वर्गों के हितों की यहाँ पे अनदेखी की गई। व्यापारिक वर्गों के हितों की अनदेखी करना, ये सब जो थी कुछ इसमें से रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ बाधाएं थी, कुछ समस्याएं थी, या कुछ इसकी सीमाएं के लिमिटेशंस थी। ठीक है, जिनके कारण थोड़े से लोग जो थे भयभीत हो गए, लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा उनमें थोड़ा सा सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति जो थी उनमें भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण थोड़ा वो लोग व्यापार वाणिज्य की तरफ से भागने भी लगे थे। लेकिन तमाम अगर फिर भी देखा जाए इन सब बातों के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था सल्तनत काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने पहली बार मूल्य नियंत्रित करके एक व्यापक पैमाने पर एक इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से
आम जनता के साथ साथ प्रशासनिक वर्गों को भी उसका महत्वपूर्ण लाभ होगा। इसका एक तरफ तो राज्य को लाभ होगा, दूसरी तरफ प्रजा को भी इसके निश्चित तौर से इसमें लाभ होगा। तीसरी बात, व्यापारिक और व्यावसायिक वर्ग पे कंट्रोल करके निश्चित तौर से लाभ की प्रवृत्ति पे कंट्रोल किया गया और उस लाभ में आम जनता को भी शामिल करने का प्रयास करते हुए एक समाजवादी पद्धति स्थापित करने का भी प्रयास इसमें किया गया। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।